ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब हम लोग टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। वो कौन सा टॉपिक होगा हमारा? थायराइड ट्रीटमेंट। मतलब हम लोग किसके बारे में स्टार्ट करेंगे? एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। थायराइड ट्रीटमेंट मतलब हम लोग किसके बारे में स्टार्ट करेंगे? अब एंडोक्राइन के बारे में। एंडोक्राइन सिस्टम में पहला कौन सा आएगा? थायराइड ट्रीटमेंट। थायराइड में अब सब आपको पता होना चाहिए कि थायराइड कितने टाइप का हो सकती है, जो प्रॉब्लम्स यहाँ पर हो सकती हैं। 2 या 3 तरीके के हम लोग बोल सकते हैं वैसे। पहला हाइपोथायराइडिज्म, सेकंड हाइपर थायराइडिज्म। थर्ड वन की अगर मैं बात करता हूँ आप लोगों से, वो क्या हो सकता है बच्चों? थायराइड स्टॉर्म। थर्ड वन क्या हो सकती है मेन प्रॉब्लम? थायराइड स्टॉर्म, जो क्या होती है हाइपर थायराइडिज्म की एक मेन कॉम्प्लिकेशन हम लोग वहाँ पर काउंट कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, हम लोग यहाँ पर दो टाइप्स को हम लोग देखते हैं थायराइड ट्रीटमेंट में। पहला आता है हाइपोथायराइडिज्म और दूसरा क्या आता है? हाइपर थायराइडिज्म। देखो क्या हो सकता है बच्चों, पहला मैं लिखता हूं हाइपोथायराइडिज्म, ठीक है। दूसरा मैं बताऊं अगर आप लोगों को, हाइपरथायराइडिज्म। देखो मैं फुल डिटेल में यहां पर नहीं जाऊंगा, सिर्फ आप लोगों को ब्लड रिजल्ट के अकॉर्डिंग मैं अगर आप लोगों की बात करता हूं तो डायग्नोसिस के हिसाब से मैं इनकी वैल्यूज को कुछ एक ऐसे इस तरीके से लिख सकता हूं। यहां पर TSH आप लोगों को बढ़ा हुआ दिखाई देगा। T3 क्या हो सकता है? नॉर्मल। T4 भी क्या हो सकता है यहाँ पर? नॉर्मल आप लोगों को दिखाई दे सकता है। दूसरा पॉइंट, TSH यहाँ पर बढ़ा हुआ मिलेगा आप लोगों को। T3 क्या हो सकता है? कम मिल सकता है। T4 आप लोगों को नॉर्मल दिखाई दे सकता है। 2 तो पॉइंट ये होते हैं। पहला पॉइंट क्या हुआ ये, दूसरा ये होता है। और थर्ड वन की अगर मैं बात करूँ, TSH क्या हो सकता है बच्चों? बढ़ा हुआ दिखाई देगा। और T3 क्या हो सकता है यहाँ पर? कम हो सकता है। और T4 भी क्या हो सकता है यहाँ पर? कम हम लोगों को दिखाई दे सकता है। ये 3 कंडीशन हाइपोथायराइडिज्म में आ सकती हैं। दूसरा अगर मैं बात करता हूँ आप लोगों से, हाइपरथायराइडिज्म में यहाँ पर TSH क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। T3 यहाँ पर नॉर्मल दिख सकता है, T4 यहाँ पर भी नॉर्मल दिखाई दे सकता है। फिर से अगर मैं TSH की बात करूँ, ये फिर से आप लोगों को कम दिखाई देगा। T3 आप लोगों को बढ़ा हुआ दिखाई दे सकता है। T3 आप लोग क्या होगा? बढ़ा हुआ दिखाई देगा। और T4 फिर से क्या हो सकता है? आप लोगों को बढ़ा हुआ दिखाई दे सकता है। यहाँ पर इंक्रीज हो सकता है। नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों से बात करता हूँ, TSH क्या हो सकता है बच्चों? डिक्रीज हो सकता है। T3 फिर से आप लोगों को बढ़ा हुआ दिखाई देगा। और T4 भी क्या हो सकता है? आप लोगों को बढ़ा हुआ दिखाई दे सकता है। TSH यहाँ पर क्यों हम लोगों को कम दिखाई देगा? क्यों? ये कैसा है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अगर यहाँ पर T3 का लेवल बढ़ता है, ये अपने लेवल को कम करेगा। TSH क्या हो जाएगा? कम होगा, कि जिसकी वजह से T3 और T4 का भी लेवल क्या हो जाए? कम हो जाए। तो यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो हमारा हाइपोथैलेमस था, वो क्या करता है? स्टिमुलेशन को क्या करने की कोशिश करेगा? कम करने की कोशिश करता है। जो हमारा ग्लैंड कंट्रोलर होता है, मास्टर ग्लैंड, या हम किसको बोल देते हैं, जो पिट्यूटरी ग्लैंड का भी मास्टर हो, हाइपोथैलेमस जो होता है, वो क्या कर सकता है? TSH के लेवल को कम करने में हेल्प करेगा। यह आप लोग याद रखना। ये 3 कंडीशन हम लोगों को इस तरीके से दिखाई दे सकती हैं, ठीक है। ये आप लोग इंपॉर्टेंटली याद रखना। ये तीनों सिचुएशन, 3 यहाँ पर और 3 यहाँ पर। पहली ये सिचुएशन हुई यहाँ पर, दूसरी ये थी, और थर्ड वन क्या थी? ये TSH यहाँ पर था। अब आप लोग देखो, अगर मैं आप लोगों को बोलता हूं, कई बार क्या होता है पेशेंट्स में सिम्टम्स दिखाई नहीं देते। कई बार क्या होता है पेशेंट्स में कुछ एक सिम्टम्स नहीं दिखाई देते। तो उस कंडीशन में आप लोग कैसे असेस करते हो? देखो, समटाइम्स सिम्टम्स कैन नॉट बी सीन और प्रेजेंट, नहीं प्रेजेंट हो सकते। तो आप लोग कैसे क्या बोल सकते हो? वहां पर आप लोग क्या बोल सकते हो? तो यंग मेल पेशेंट में कम दिखाई देते हैं सिम्टम्स। कहां पर कम दिखाई देंगे? सबसे पहले यंग मेल में दिखाई देंगे। दूसरा, एबनॉर्मल मेंसेस या फिर मेंस्ट्रुअल फ्लो बोल सकते हो। मेंस्ट्रुअल पीरियड यहाँ पर अगर आप लोग लिखते हो ज़्यादा बेटर रहेगा। मेंस्ट्रुअल पीरियड क्या हो सकता है? एबनॉर्मल हो सकता है। थर्ड वन की अगर मैं आपसे बात करता हूँ बच्चों, थकावट, फटीग, क्या आ सकता है यहाँ पर? थकावट, फटीग हम लोगों को देखने को मिल सकती है। ये 3 सिम्टम्स आप लोग याद रखना, यंग मेल, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल पीरियड और फटीग। ये 3 कंडीशंस हम लोग क्या कर सकते हैं?
असेस कर सकते हैं जहां पर सिम्टम्स प्रेजेंट नहीं होते। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म की। देखो ज्यादा लेंथी नहीं है लेकिन फिर भी आप लोग याद रखना। ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म, सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। देखो यार, मैं कैमरे की तरफ कम देख के बोलता हूँ, या तो मेरा ध्यान अपने डिस्प्ले की तरफ होता है, जो आप लोगों के जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर डायरेक्ट मेरे सामने दिखता है कि क्लियर आ रहा है या नहीं आ रहा है, या फिर मेरा बोलने में और लिखने में ध्यान रहता है। ठीक है, तो जो एक एक में कई बार बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो मैं नहीं लिख पाता या मैं नहीं लिखता हूँ, वो आप लोग अपने माइंड में रखना है, या फिर साथ साथ में जब आप लोग वीडियोज़ को देखते हो तब आप लोग क्या कर सकते हो, उसको नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, यह आप लोग ध्यान में रखना। अब हम लोग बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म की। तो यहाँ पर कौन सा हार्मोन दिया जाता है? T4 हार्मोन इज गिवन। कौन सा हार्मोन दिया जाएगा बच्चों? T4 हार्मोन दिया जाएगा, बट T3 इज नॉट गिवन। T3 क्यों नहीं दिया जाता? ध्यान से सुनना। जो T4 हार्मोन होता है बच्चों हमारा, वो कैसा हार्मोन होता है? ये होता है सर्कुलेटिंग हार्मोन। कैसा हार्मोन होता है ये? सर्कुलेटिंग हार्मोन। किसमें मतलब सर्कुलेटिंग का मतलब क्या होता है? ब्लड के साथ में क्या करता हो, जो ये सिस्टमिक सर्कुलेशन में मूव करता हो। नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों को बोलता हूँ T3 इज नॉट गिवन, क्यों नहीं दिया जाएगा? क्योंकि एक्टिव फॉर्म में अवेलेबल होता है। ये कैसा होता है बच्चों? ये एक्टिव फॉर्म में अवेलेबल होगा। ये क्या करता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को क्या कर देता है? एक्टिवेट करेगा, या मैं डायरेक्ट क्या बोल सकता हूँ, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन को क्या करता है? ये इंक्रीज करता है। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन को इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से जो हार्ट रेट होगी बच्चों, वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाती है। जब हार्ट रेट इंक्रीज होगी तो पेशेंट की डेथ तक हो सकती है। क्यों हो सकती है? यहाँ पर सीवियर एरिथमिया हो सकता है। क्या हो सकता है बच्चे? इसकी वजह से सीवियर एरिथमिया हो सकता है। क्यों होता है? जब ये सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन को इंक्रीज करेगा, जो मायोसाइट्स थी, मतलब मायोकार्डियल सेल्स थी, और जो नोडल सेल्स थी, और दूसरी सेल्स कौन सी होती हैं बच्चों? नोडल सेल्स। ये दोनों को क्या करता है? बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट कर देगा। क्या कर देता है? बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट कर देगा, या इनकी कॉन्ट्रैक्शन को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा, जिसकी वजह से मैं क्या बोल सकता हूँ आप लोगों को, वहाँ पर सीवियर एरिथमिया हो सकता है और पेशेंट की डेथ तक वहाँ पर हो सकती है। अब देखो आप लोग, कौन सा दिया जाएगा हाइपोथायरॉयडिज्म में? T4 दिया जाएगा। अच्छा, मैं कुछ एक इनके मेडिसिन के नाम लिख देता हूँ। T4 जो मेडिसिन आती हैं वो कौन कौन सी आती हैं? लियोथायरोनिन, पहला क्या आएगा? लियोथायरोनिन, ये एक मेडिसिन आती है मार्केट में। लीवोथायरोक्सिन, ठीक है। एक आती है थायरोनॉर्म। क्या आती है बच्चों? थायरोनॉर्म आती है। दूसरा देखो आप लोग कि आप लोग कैसे देते हो पेशेंट को। समझ में आया कि T3 क्यों नहीं देना है? ये सीवियर एरिथमिया कोज करेगा। मायोसाइट्स और नोडल सेल्स की एक्सेसिव स्टिमुलेशन की वजह से वहाँ पर सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होगा, बहुत ज़्यादा सीवियर एरिथमिया होगा, हार्ट कंट्रोल नहीं कर पाएगा, हार्ट ब्लॉक होने की वजह से पेशेंट की डेथ तक हो सकती है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि कौन कौन सी मेडिसिन आती हैं? लियोथायरोनिन, लिवोथायरोक्सिन और थायरोनॉर्म। कौन सी आती है बच्चों यहाँ पर? थायरोनॉर्म। इनको कैसे देना है आप लोगों ने? ओरल रूट, एम्प्टी स्टमक, विद फर्स्ट सिप ऑफ वाटर। आप लोग जो सुबह उठने के बाद जो पहली बार पानी पीते हो, उसकी पहली घूंट के साथ ही आप लोगों को क्या करना है? ये मेडिसिन आप लोगों को लेनी पड़ती हैं। अगर मैं इसकी डोज की बात करता हूं आप लोगों से, अगर मैं इसकी डोज की बात करता हूं तो ये वेरी कर सकती है बच्चों। 6.125 mcg, 12.5 mcg, 50 mcg, 75 mcg, और आगे भी चलती चली जाती हैं। फिर नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ 150 mcg, ठीक है, 300 mcg, आगे क्या कर सकती हैं? बहुत ज़्यादा वेरी कर सकती हैं। इसकी क्या आती है? एक बोतल आती है,
कैसी आती है, प्लास्टिक बोतल आती है इसकी, ठीक है, प्लास्टिक बोतल आती है छोटे वाली, सबने देखी होगी, हॉस्पिटल्स में बहुत सारे पेशेंट्स आते रहते हैं। तो आप लोग क्या करते हो, पेशेंट से पहले पूछ लेते हो क्या कोई टैबलेट चलती है, बोलता है कि हाँ जी थायराइड की टैबलेट चलती है। तो अर्ली मॉर्निंग में क्या करना पड़ता है, विद फर्स्ट सिप ऑफ वाटर थायराइड की टैबलेट हमें देनी पड़ती है। वहां पर क्या करना पड़ता है, उसको टाइट कंटेनर में क्या करना है, पैक करके रखो। और क्या करना है, लाइट सेंसिटिव होती है ये ड्रग। कैसी होती है बच्चों, लाइट सेंसिटिव ड्रग होती है, फ्री फ्रॉम सनलाइट, मतलब हमें क्या करना है, इसको सनलाइट से बचा करके रखना है। और कीप एट 25 डिग्री सेल्सियस पे, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे क्या करना है, इस मेडिसिन को रखना है। या फिर मैं नेक्स्ट अगर आप लोगों से बोलता हूं तो क्या बोल सकता हूं मैं यहाँ पर, कीप आउट ऑफ रिच ऑफ चिल्ड्रन, कीप आउट ऑफ रिच ऑफ चिल्ड्रन। क्योंकि बच्चों, अगर बच्चों ने खा ली मेडिसिन तो वहां पर क्या करेगी, वो थायराइड के लेवल को कम करेगी, सॉरी थायराइड के लेवल को बढ़ाएगी, बच्चों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, एक्सेसिव लिबिडो हो सकता है, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जल्दी से हेयर ग्रोथ हो सकती है, हाइट वगैरह इंक्रीज हो सकती है। तो इसलिए क्या करना है, उसको हम लोग प्रोवाइड नहीं करते, या फिर हम लोग क्या करते हैं, सॉरी प्रोवाइड नहीं, उसको अवॉइड करते हैं, बच्चों की पहुंच से दूर रखना, कीप आउट ऑफ रिच ऑफ चिल्ड्रन। लाइट सेंसिटिव ड्रग होती है, फ्री फ्रॉम सनलाइट हमें रखना होता है, इसको टाइट कंटेनर में रखो। और 25 डिग्री टेम्परेचर पे क्या करना है, इसको सेंटीग्रेड पे रखना होता है, ठीक है। ये क्या होगी, हमारी इन मेडिसिन के बारे में डिस्कस हुआ। नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों को बोलता हूं, एक प्रॉब्लम आ जाती है बच्चों, मिक्सोडीमा कोमा। मिक्सोडीमा कोमा क्या होता है, इसका मतलब देखो, ध्यान से सुनना। मैं नेक्स्ट अगर आप लोगों से नेक्स्ट अगर मैं बोलूं बच्चों कि क्या होगा, मिक्सोडीमा कोमा, ये किस कंडीशन में आती है हमारी, जब सीवियर हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाए। क्या हो जाए, सीवियर हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन हो जाए, तो हम लोग क्या करते हैं वहां पर कि यहाँ पर मिक्सोडीमा कोमा हो जाएगा। मिक्सोडीमा कोमा में क्या होता है, जो हमारे सबकुटेनियस टिश्यूज होते हैं, जो सबकुटेनियस टिश्यूज हो जाते हैं वहां पर फैट एम्बोलाई, या मैं क्या बोल सकता हूँ, माफ करना, फैट एम्बोलाई नहीं, फैट के एयर बबल्स वहां पर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, फैट के एयर बबल बन जाते हैं। और वहां पर पेशेंट कैसे दिखाई देगा, बहुत ज्यादा फैटी दिखाई देगा, और फ्लफी स्किन दिखाई देती है वहां पर। कैसी स्किन दिखाई देती है, फ्लफी स्किन, या फ्लैबी स्किन भी आप लोग उसको बोल सकते हो। मतलब क्या होती है, स्किन उभरी हुई दिखाई देगी, मतलब गांठें सी दिखाई देंगी पेशेंट के शरीर पे, उसको क्या बोल दिया जाता है, फ्लैपी बोलो या फिर फ्लबी स्किन। फ्लबी स्किन, उभरी हुई, जैसे फोले पड़ जाते हैं ना, छाले गिर जाते हैं जैसे शरीर पर, जैसे आग लगने से छाले गिरते हैं, वैसे इसमें दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। तो वहां पर क्या पूछा जाता है, आप लोग क्या देते हो वहां पर, T4 देते हो। क्या देते हो बच्चों, T4 इंजेक्शन की फॉर्म में वहां पर क्या किया जाता है, वहां पर दिया जाता है। T4 का क्या दिया जाएगा, इंजेक्शन इज गिवन। क्यों, क्योंकि ये क्या करेगा, डायरेक्टली सर्कुलेट इन ब्लड। और मैंने आप लोगों को बताया था कि जो आईवी इंजेक्शन है उसकी प्लाज्मा कंसेंट्रेशन क्या होगी, यहाँ पर इंजेक्शन, जो T4 इंजेक्शन होगा बच्चों, इसकी प्लाज्मा कंसेंट्रेशन क्या होती है, ज्यादा होगी। प्लाज्मा कंसेंट्रेशन विल बी मोर देन, प्लाज्मा कंसेंट्रेशन विल बी मोर देन ओरल T4 मेडिसिन। सबको पता है कि यार ओरल T4 हम देते हैं तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के थ्रू पास आउट होगी, लीवर में जाएगी, जहां पर क्या होगा, इसका बायो अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, बायोलॉजिकली अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी ब्लड में ओरल T4 की कम हो जाएगी। इसलिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, T4 इंजेक्शन वहां पर देना पड़ेगा। लेकिन ध्यान में रखना, T4 को हम लोग नहीं देंगे। नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों को बोलता हूं कि T3 विल नॉट बी गिवन, T3 injection will not be given first, will not be given first। मैं क्या बोल सकता हूं कि पहले हम लोग क्या नहीं देंगे, T3 इंजेक्शन नहीं देंगे। सबको पता है कि क्या होता है ये, डायरेक्ट, कैसा हार्मोन होता है, डायरेक्ट हार्मोन होता है, जो किस पे काम करेगा, एक्ट ऑन
हार्ट। किस पे काम करेगा बच्चों? हार्ट पे काम करेगा। तो मैं नेक्स्ट बोल सकता हूं आप लोगों को T3 के इंजेक्शन के टाइम पे, अगर T4 इज नॉट इफेक्टिव, मैं बोल देता हूं इफ T4 इज नॉट इफेक्टिव, अगर T4 इफेक्टिव नहीं है किसमें? मिक्स एडिमा कोमा में, मिक्स एडिमा कोमा में, देन यू कैन गिव T3, देन यू कैन गिव T3। T3 हार्मोन तब आप लोग क्या कर सकते हो बच्चों? वहां पर दे सकते हो। ये आप लोग मेनली याद रखना, ठीक है? तब आप लोग T3 दे सकते हो क्योंकि इसका एक्शन कैसा होगा बच्चों? एक्शन विल बी फास्ट। जब पेशेंट की कंडीशन नॉर्मल हो जाए, पेशेंट कंडीशन बिकम्स नॉर्मल, व्हेन पेशेंट कंडीशन बिकम्स नॉर्मल, देन गिव T4, देन गिव T4। और कंटिन्यू मत देना है इसको T3 को, नहीं तो पेशेंट मर जाएगा। T3 को क्या नहीं करते हम लोग? कंटिन्यूस नहीं देते। तो मैं लिख सकता हूं नीचे, बट T3 मस्ट नॉट बी कंटिन्यूसली, T3 मस्ट नॉट बी गिवन कंटिन्यूसली। क्यों नहीं दे सकते? मैंने अभी बोला कि डायरेक्ट एक्टिंग हार्मोन होता है ये, डायरेक्ट एक्टिंग हार्मोन होता है ये, हार्ट को क्या करेगा? बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा, सीवियर अरिथमिया हो सकता है और पेशेंट की कैसी हो सकती है? हालत खराब हो सकती है, ठीक है? लेकिन जब 1-2 इंजेक्शन या 1 हफ्ते तक देने के बाद जब ये कंडीशन नॉर्मल हो जाए, तब आप लोग फिर से क्या दे सकते हो? T4 दे दो। और कैसा होना चाहिए? तो T3 यहाँ पर हम लोग कंटिन्यूसली नहीं दे सकते, ये आप लोग याद रखना। नॉर्मल कंडीशन में तो बिल्कुल भी नहीं देना है T3, नॉर्मल कंडीशन में तो बिल्कुल भी नहीं देना है। कि नॉर्मल हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन में तो मत दो, लेकिन मिक्स्ड एडिमा कोमा में जब T4 हार्मोन इफेक्टिव नहीं है, तब आप लोग कौन सा मेडिसिन दोगे? कौन सी हार्मोन का इंजेक्शन देते हो? T3 हार्मोन का इंजेक्शन हम लोग वहां पर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट मैं बात करता हूं मैनेजमेंट ऑफ या फिर ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म। ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। देखो क्या होगा बच्चों, ध्यान से सुनना। अब जो अब क्या होगा? हाइपरथायरॉयडिज्म। अब मतलब क्या हो गया है? अब हमें T3 और T4 के लेवल को क्या करना है बच्चों? कम करना है। क्या करना है वहां पर? T3 और T4 के लेवल को कम करना है अब हमें यहाँ पर। तो इसके लिए कौन कौन सी मेडिसिन की रिक्वायरमेंट हमें होगी? पहला देखो, पहली मेडिसिन कौन सी आती है? कार्बिमाजोल। दूसरी कौन सी आती है? मैथिमाजोल। और थर्ड वन कौन सी आती है? PTU, प्रोपाइल थायोयूरेसिल, प्रोपाइल थायोयूरेसिल। ये 3 मेडिसिन का हम लोग क्या करते हैं? मेनली जिक्र करते हैं। कार्बिमाजोल, मैथिमाजोल और प्रोपाइल थायोयूरेसिल। ये 3 मेडिसिन हम लोग क्या करते हैं? मेनली देखते हैं। मैथिमाजोल क्या होती है? एक्टिव फॉर्म ऑफ कार्बिमाजोल, एक्टिव फॉर्म ऑफ कार्बिमाजोल। यह आप लोग याद रखना। कार्बिमाजोल की एक्टिव फॉर्म कौन सी है बच्चों? मैथिमाजोल। अब आप लोग देखो, मोस्ट इंपोर्टेंटली हमें 2-3 चीजों के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। अगर मैं आप लोगों को बोलता हूं ड्रग ऑफ चॉइस इन हाइपरथायरॉयडिज्म, कि जो हमारी ड्रग ऑफ चॉइस है हाइपरथायरॉयडिज्म की, वो क्या रहती है? हमेशा आंसर करना मैथिमाजोल। कौन सी होती है बच्चों? मैथिमाजोल। कार्बिमाजोल हम लोगों ने क्यों नहीं बोला? देखो ध्यान से, कार्बिमाजोल क्यों नहीं है?
कार्बिमाजोल नॉट अ ड्रग ऑफ चॉइस। क्यों? बिकॉज इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, जो प्रेगनेंसी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर होगा बच्चों, मतलब जो 12 वीक्स तक जो होगा, 14 दिन से लेकर के 12 वीक्स तक जो प्रॉब्लम आती है, वहां पर क्या करता है ये 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, इट कैन अफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा। इट कैन अफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा। ये फॉर्मेशन की, प्लेसेंटा की फॉर्मेशन को क्या कर सकता है? अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। और क्या कॉज कर सकता है? कंजेनाइटल प्रॉब्लम इन न्यूबॉर्न। कंजेनाइटल प्रॉब्लम इन न्यूबॉर्न में कोई ना कोई कर सकता है ये क्रिएट, ठीक है। प्लेसेंटा भी अगर कमजोर होगा तो बच्चे की ग्रोथ नहीं हो सकती, हो सकता है कि इंट्रायूट्राइन डेथ ही हो जाए, मतलब फीटस की वॉम के अंदर ही क्या हो जाए, डेथ हो जाए, यूट्रस के अंदर अच्छे से ग्रो ना कर पाए। अगर प्लेसेंटा अच्छे से नहीं बनेगा तो वहां पर सिस्टमिक सर्कुलेशन के थ्रू जो प्लेसेंटा, जो स्पाइरल आर्टरीज वगैरह होती हैं, जो स्पाइरल फॉर्म की जो आर्टरीज वहां पर प्रेजेंट होती हैं इस तरीके की, वहां पर ब्लड सर्कुलेशन कम हो सकता है, जिसकी वजह से बच्चे की क्या हो सकती है? इमीडिएटली डेथ भी वहां पर हो सकती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं, समझ में आया कि क्यों कार्बिमाजोल ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है? क्योंकि क्या करता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो प्रेगनेंसी है वहां पर प्लेसेंटा के फॉर्मेशन को प्रॉब्लम को क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट अब आप लोग देखो प्रोपाइल थायोयूरेसिल। मैं पहले लिखता हूं हाइपरथायरॉयडिज्म इन प्रेगनेंसी। हाइपरथायरॉयडिज्म इन प्रेगनेंसी, पहले ड्रग दो आप लोग प्रोपाइल थायोयूरेसिल। प्रोपाइल थायोयूरेसिल PTU। ये क्या करेगी बच्चों? देखो ध्यान से सुनना। जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी हो, फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में आप लोग क्या कर सकते हो? प्रोपाइल थायोयूरेसिल को दे सकते हो। क्या कर सकते हो? प्रोपाइल थायोयूरेसिल को फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में हम लोग क्या कर सकते हैं? दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं? इट डज नॉट इंटरफेयर प्लेसेंटा। इट डज नॉट इंटरफेयर विद प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा के साथ में कोई इंटरफेयर नहीं करती है। नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों की बात करता हूं, कार्बिमाजोल। कार्बिमाजोल ये कैसी होती है? गिव इन सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में क्यों करते हैं हम लोग? क्यों देंगे? बिकॉज इट डज नॉट क्रॉस प्लेसेंटा बैरियर। बिकॉज इट डज नॉट क्रॉस और इट डजंट क्रॉस प्लेसेंटल बैरियर। ये प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस नहीं करता है सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में, लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या कर सकता है? ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या कर सकता है बच्चों? प्लेसेंटा की फॉर्मेशन में क्या कर सकता है? कोई ना कोई यहाँ पर ये बैरियर कॉज कर सकता है। अब प्लेसेंटा की फॉर्मेशन नहीं होगी तो जो न्यूबॉर्न है, जो फीटस है हमारा, उसकी ग्रोथ क्या हो सकती है? वहां पर अल्टर्ड हो सकती है। ये आप लोग जरूर ध्यान रखना, ठीक है। गिवन इन सेकेंड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी में हम लोग कौन सी देते हैं? कार्बिमाजोल वहां पर हम लोग देते हैं। ये आप लोग जरूर याद रखना। और कौन कौन से हैं सॉल्यूशन? ये समझ में आया आप लोगों को? नेक्स्ट वन अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं बच्चों तो क्या होगा? एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आता है प्रोपाइल थायोयूरेसिल का, ये आप लोग ध्यान में रखना इसके साइड इफेक्ट के बारे में। जो प्रोपाइल थायोयूरेसिल है इसके साइड इफेक्ट के बारे में आप लोग याद रखना। क्या आता है? ये क्या करता है? बोन मैरो सप्रेशन। क्या करता है बच्चों? ये बोन मैरो सप्रेशन कोज कर सकता है। एग्रेनुलोसाइटोसिस। एग्रेनुलोसाइटोसिस ये कोज कर सकता है। तो मैं क्या बोल सकता हूं यहां पर? इंक्रीज रिस्क ऑफ इंफेक्शन। इंक्रीज रिस्क ऑफ इंफेक्शन। तो आप लोग मदर को क्या प्रोवाइड करते हो? गिव विटामिन सी रिच डाइट टू मदर ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी।
अगर उसको हम लोग प्रोपाइल थायरोसिल दे रहे हैं तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में आप लोग क्या कर सकते हो, उसको विटामिन सी आप लोग क्या करोगे, उसको प्रोवाइड करते हो, क्योंकि विटामिन सी क्या करता है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकता है, वहां पर जो इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है उसके साथ क्या कर सकता है, ये हेल्पफुल हो सकता है। विटामिन सी भी दे सकते हो और विटामिन डी भी आप लोग वहां पर क्या कर सकते हो, उस पर्टिकुलर पेशेंट को, जो मदर थी, प्रेग्नेंट थी, उसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये सब चीजें आप लोग क्या कर सकते हो, प्रोवाइड कर सकते हो। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं कि और क्या हो सकता है। मैंने बोला कि ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरथायराइडिज्म, इतना तो हम लोगों ने देख लिया। और क्या कर सकते हैं हम लोग, अब हमें क्या करना है, देखो ध्यान से सुनना। हाइपरथायराइडिज्म में क्या होता है, थायराइड हार्मोन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो क्या क्या होता है बच्चों यहाँ पर अब हमें क्या करना है, डिक्रीज द रिलीज ऑफ थायराइड हार्मोन। अब हमें क्या करना है बच्चों, जो हमारा थायराइड हार्मोन है उसके रिलीज को क्या करना है, हमें कम करना पड़ेगा। डिक्रीज द रिलीज ऑफ थायराइड हार्मोन। जब हम थायराइड हार्मोन के रिलीज को कम करेंगे तो उसके बाद मैं आप लोगों को डायरेक्टली बोल सकता हूं, यहां पर एक सॉल्यूशन आता है 5% आयोडीन प्लस 10% ऑफ पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन आप लोगों को एक प्रिपेयर करना है। इस सॉल्यूशन को क्या बोल दिया जाता है बच्चों, लुगोल्स सॉल्यूशन। लुगोल्स सॉल्यूशन ये क्या कर देता है, जब आप लोग पेशेंट को देते हो तो ये क्या कर देगा, कैन कॉज डिक्रीज रिलीज ऑफ थायराइड हार्मोन, डिक्रीज रिलीज ऑफ थायराइड या थायराइड हार्मोन, जिसकी वजह से मैं क्या बोल सकता हूं, कैन कॉज हाइपोथायराइडिज्म, कैन कॉज हाइपोथायराइडिज्म। ये आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंटली याद रखना। दूसरा अगर मैं आप लोगों को बात करता हूं कैबेज, आप लोगों से अगर मैं बोलूं दूसरा, एक तो हो गया कौन सा हमारा पहला सॉल्यूशन, कौन सा हुआ, आयोडीन प्लस 10% पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन, जिसको हम लोगों ने क्या बोला है, लुगोल सॉल्यूशन। इसको नॉट यूज्ड मोर फ्रीक्वेंटली, आजकल इतना इसको फ्रीक्वेंटली यूज नहीं करते हैं हम लोग, ये आप लोग याद रखना। दूसरा अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं कैबेज, ये कैसी गोभी होती है बच्चों, बंद गोभी। हम लोग मार्केट में जाते हैं तो हम लोग कौन सी गोभी लेते हैं, बंद गोभी। ये क्या करती है, एक मिनट रुको, ये क्या करती है बच्चों, इसके अंदर क्या होता है, इट कंटेन थायोसाइनाइड। क्या होता है बच्चे, इसके पास में थायोसाइनाइड होता है, जो क्या करता है, ये थायोसाइनाइड जो होगा बाइंड विद आयोडीन, किसके साथ में बाइंड हो जाएगा, आयोडीन के साथ में बाइंड होगा, एंड डज नॉट रिलीज आयोडीन। जब आयोडीन के साथ में बाइंड आउट होगा तो क्या करेगा, एंड डज नॉट रिलीज एनी आयोडीन मॉलिक्यूल, और तब आयोडीन के मॉलिक्यूल को क्या नहीं करेगा, ये रिलीज नहीं करेगा। आयोडीन बाइंड विद आयोडीन, डज नॉट रिलीज एनी आयोडीन मॉलिक्यूल, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, थायराइड का लेवल कम हो जाएगा, थायराइड हार्मोन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और फिर से ये क्या लीड कर सकता है आप लोगों के साथ, या किसी जो पेशेंट है जिसको आप लोग दे सकते हो, वहां पर क्या कॉज कर देता है, ये हाइपोथायराइडिज्म। क्योंकि आप सबको पता होना चाहिए कि जो हमारा थायराइड हार्मोन है, मान लो कि 2 थायराइड के मॉलिक्यूल मिले और 2 आयोडीन के मॉलिक्यूल मिलते हैं, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, अगर 3 आयोडीन के मॉलिक्यूल मिलते हैं और थायराइड का 1 मॉलिक्यूल मिलता है आप लोगों के साथ आयोडीन में, तो वहां पर मैं क्या बोल सकता हूँ कि T4 का फॉर्मेशन होता है। अगर आयोडीन के 2 मॉलिक्यूल और थायराइड के 2 मॉलिक्यूल प्लस में आयोडीन के 2 मॉलिक्यूल और थायराइड के 2 मॉलिक्यूल, ये क्या कर सकते हैं, फिर से T4 का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पर T3 का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि आयोडीन के कितने मॉलिक्यूल मिले हैं, 3, और यहाँ पर आयोडीन के मॉलिक्यूल कितने हो गए, 4, 2 और 2 4 हो गए, तो थायरोक्सिन हार्मोन बना दिया, या टेट्रा आयोडोथायरोक्सिन हार्मोन बना दिया। यहाँ पर क्या बनाएगा, ये ट्राई आयोडोथायरोक्सिन हार्मोन T3 बनाएगा। 3 आयोडीन के मॉलिक्यूल जहां पर मिले वहां पर ट्राई आयोडोथायरोक्सिन,
ट्राइआइडो का मतलब 3 आयोडीन और थायरोक्सिन मतलब टी हार्मोन वहां पर, थायराइड हार्मोन वहां पर प्रेजेंट था, और जहां पर 4 आयोडीन के मॉलिक्यूल मिले टेट्रा आयोडो थायरोक्सिन हार्मोन, यह आप लोग याद रखना, ठीक है। ये क्या कंडीशंस आती हैं हमारी थायराइड ट्रीटमेंट में, जब हम लोगों को थायराइड के लेवल को कम करना है। देखो क्या लिखा मैंने, डिक्रीज द रिलीज ऑफ थायराइड हार्मोन, तो हम लोग कौन कौन से सॉल्यूशन का यूज कर सकते हैं, एक तो लुगोल सॉल्यूशन और दूसरा कैबिज को भी हम लोग खाने में मिला सकते हैं अपने, जो क्या करता है थायोसाइनाइड रिलीज करता है, इसके पास थायोसाइनाइड होगा, आयोडीन के साथ में बाइंड आउट हो जाता है, कोई भी आयोडीन को रिलीज नहीं करेगा। जो बहुत ज़्यादा गोभी खाते हैं ना लोग, बंद गोभी खाते हैं, उनको हाइपोथायराइडिज्म होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जो वेजिटेरियन होते हैं उनको कभी कभार ही खाना चाहिए, अगर खाते भी हो तो अच्छे से धो करके क्या करना चाहिए, उसको खाना चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ रेडियो एक्टिव आयोडीन, रेडियो एक्टिव आयोडीन, पहले तो क्या हुआ ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरथायराइडिज्म में हमने मेडिसिन दे दी, दूसरा हम लोगों ने सॉल्यूशन यूज कर लिया, थर्ड वन अब मैं बात करता हूँ आप लोगों से रेडियो एक्टिव आयोडीन। देखो बच्चों रेडियो एक्टिव आयोडीन क्या करता है यहाँ पर, अगर थायराइड कैंसर अगर कहीं पर हो जाए, रेडियो एक्टिव आयोडीन का क्या यूज होगा, देखो बच्चों ध्यान से सुनना, अगर किसी को थायराइड कैंसर हो जाए, इफ थायराइड कैंसर इज सीन, या क्या है वहां पर थायराइड कैंसर प्रेजेंट है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, फर्स्ट ऑप्शन तो क्या होता है सर्जरी, क्या होता है बच्चों फर्स्ट ऑप्शन तो सर्जरी होता है, दूसरा रेडियो एक्टिव आयोडीन, क्या होता है बच्चों वहां पर रेडियो एक्टिव आयोडीन दूसरा ऑप्शन हमारे पास होता है। अगर पहला जो सर्जरी का ऑप्शन होता है बच्चों, तो क्या होता है देखो ध्यान से सुनना, जो सर्जरी है अगर एज 45 ईयर से कम है, कितने ईयर से कम है बच्चों, 45 ईयर से क्या है कम है, इफ एज इज लेस देन 45 ईयर्स। नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं, और नोड्यूल्स कैसे हैं, स्मॉल नोड्यूल्स, भाई जो कैंसर के जो नोड्स वगैरह वहां पर बने हैं वो कैसा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, लेस देन 5 सेंटीमीटर, मतलब 5 सेंटीमीटर से कैसा होना चाहिए उसका साइज, स्मॉल होना चाहिए, तो हम लोग वहां पर क्या परफॉर्म कर सकते हैं, सर्जरी को परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन याद रखना अगर कोई पर्सन, तो यहां पर क्या बोल सकता हूं मैं, अगर एज 45 साल से कम है तो यंग पेशेंट, कैसे पेशेंट माने जाते हैं वो, यंग पेशेंट हम लोग उसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं, अगर एज 45 ईयर्स से ज्यादा हो और लार्ज नोड्यूल्स प्रेजेंट हो, कैसे नोड्यूल्स प्रेजेंट हो बच्चों, लार्ज नोड्यूल्स प्रेजेंट हो, मोर देन 5 सेंटीमीटर साइज जिसका प्रेजेंट वहां पर हो, 5 सेंटीमीटर से साइज क्या हो ज्यादा वहां पर प्रेजेंट हो, तो वहां पर क्या कर सकते हो आप लोग, उसको रेडियोथेरेपी दे सकते हो, रेडियोथेरेपी दे सकते हो, किसके साथ में, रेडियो एक्टिव आयोडीन के साथ में, रेडियो एक्टिव आयोडीन वहां पर आप लोग क्या कर सकते हो बच्चों, उसको दे सकते हो, ठीक है, रेडियोथेरेपी वहां पर आप लोग दे सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं तो कैसे होता है, देखो या मैं क्या बोल सकता हूं, अगर एज 45 ईयर से ज्यादा है तो पेशेंट कैसे होंगे बच्चों, ओल्ड एज इज रेडियो एक्टिव, यहां पर जो मैंने लिखा है रेडियो एक्टिव आयोडीन, तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, रेडिएशन थेरेपी भी हम लोग क्या कर सकते हैं, पेशेंट को दे सकते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने क्या लिख दिया नीचे, रेडियो थेरेपी दे दो रेडियो एक्टिव आयोडीन के साथ में। तो देखो बच्चों क्या होगा अब नेक्स्ट, जो हम लोग यहां पर कौन सी आयोडीन देते हैं बच्चों, रेडियो एक्टिव या रेडियो एक्टिव जो आयोडीन हम लोग रेडिएशन थेरेपी में देते हैं, तो यहां पर कौन सी आयोडीन देते हो आप लोग, आयोडीन 131 दिया जाएगा। इसका हाफ लाइफ कितना होता है बच्चों, 8 डेज, इसका हाफ लाइफ कितना होता है, 8 डेज होगा। नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं जिसकी हाफ लाइफ 8 डेज है, और इसमें कौन सी रेज निकल करके आती हैं, बीटा रेज, क्या होती हैं, बीटा रेज, जो क्या कर सकती हैं, किल थायराइड सेल्स,
ठीक है, क्या कर सकती हैं, थायराइड सेल्स को क्या कर सकती है, ये किल कर सकती हैं। अगर मैं क्या बात करता हूं, देखो जो ये आयोडीन है ना, जो आयोडीन 131 है, ये क्या करता है, इसके पास दो रेज निकलती हैं, एक निकलती है बीटा रेज और दूसरी कौन सी आती है, अल्फा रेज, सॉरी माफ करना, एक्स रेज। कौन सी रेज निकल करके आती हैं, एक्स रेज। ये जो बीटा रेज आती हैं ये तो क्या कर सकती हैं, कैन किल और किल थायराइड सेल्स, ये तो क्या कर देती है, थायराइड सेल्स को किल कर देगी। लेकिन जो एक्स रेज होती हैं कांट किल थायराइड सेल्स, ये थायराइड सेल्स को किल नहीं कर सकता, ये आप लोग याद रखना, कांट किल थायराइड सेल्स। ये क्या हुआ आप लोगों का, हम लोगों ने अभी तक क्या देखा, हाइपरथायराइडिज्म के ट्रीटमेंट के बारे में देख लिया। अगर किसी पेशेंट को बच्चों क्या हो जाए, थायराइड स्टॉर्म हो जाए, किसी पेशेंट को क्या हो, थायराइड स्टॉर्म, एक और कंडीशन आती है थायराइड स्टॉर्म। देखो थायराइड स्टॉर्म में क्या होता है बच्चों, इसी का दूसरा नाम क्या बोल दिया जाता है, थायराइड क्राइसिस। थायराइड क्राइसिस, इसी का दूसरा नाम बोल दिया जाता है थायरोटॉक्सिकोसिस। थायरोटॉक्सिकोसिस, ये तीन नाम इसके आते हैं, थायराइड क्राइसिस, थायराइड स्टॉर्म और थायरोटॉक्सिकोसिस। यहां पर क्या होता है, देखो ध्यान से सुनना, आप कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल आसान सा ट्रीटमेंट है इसका। आप लोग क्या करोगे इस कंडीशन में, देखो क्या होता है थायराइड स्टॉर्म में या थायराइड क्राइसिस और थायरोटॉक्सिकोसिस में, यहां पर क्या होता है, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। क्या हो जाता है बच्चों, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होगा। यहां पर क्या होता है, जो T3 होता है डायरेक्टली चेंज किस में हो जाता है, माफ करना, जो T4 हार्मोन होता है, T4 हार्मोन डायरेक्टली चेंज इनटू T3 में चेंज हो जाता है। क्योंकि T4 कैसा होता है, इनएक्टिव फॉर्म। कैसी फॉर्म में रहता है ये, इनएक्टिव फॉर्म में रहता है बच्चों, और बाद में जाकर के किस में चेंज होता है, ये एक्टिव फॉर्म में। लेकिन इसमें क्या हो जाता है, बहुत फटाफट क्या हो जाएगा, T3 में चेंज हो जाएगा, फिर से हार्ट रेट को क्या कर देगा, ये इंक्रीज कर देगा। इसलिए मैंने क्या बोला, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन जब यहाँ पर होता है, जब T4 हार्मोन डायरेक्टली किस में चेंज हो जाता है, T3 में, तो यहाँ पर हार्ट रेट क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, और यहाँ पर क्या आ सकता है, अरिदमिया भी हम लोगों को देखने को मिल सकता है। अब आप सबको पता है कि सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन अगर हो रहा है तो यहाँ पर कौन सा रिसेप्टर इफेक्ट होता है, बीटा रिसेप्टर विल बी अफेक्टेड। कौन सा रिसेप्टर यहाँ पर अफेक्ट होगा बच्चों, बीटा रिसेप्टर विल बी अफेक्टेड। अगर ऐसी कंडीशन कहीं पर दिखाई दे, कौन सा रिसेप्टर इफेक्ट होता है बच्चों, यहाँ पर बीटा रिसेप्टर, तो आप लोग यहाँ पर क्या दे सकते हो, देन गिव बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स में कौन सी मेडिसिन आती है बच्चों, प्रोप्रेनालोल। प्रोप्रेनालोल ये मेडिसिन यहाँ पर आती है, प्रोप्रेनालोल, ठीक है। ये क्या होती है, ड्रग ऑफ चॉइस इन थायरोटॉक्सिकोसिस। थायरोटॉक्सिकोसिस की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, प्रोप्रेनालोल, विच इज अ बीटा ब्लॉकर। और मैं क्या बोल सकता हूँ, विच इज नॉन कार्डियोसेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर। ये कैसी होती है, नॉन कार्डियोसेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर। अगर मैं इसका पूरा नाम लिखूं, कैसी होती है ये, नॉन कार्डियोसेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर। नॉन कार्डियोसेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, ये आप लोग याद रखना। और किसकी ड्रग ऑफ चॉइस है बच्चों, ये थायरोटॉक्सिकोसिस की क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस रहती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों को बोलता हूं, और क्या आप लोग दे सकते हो, देखो ध्यान से सुनना भी इसके बाद। तो हम अब आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने क्या दिया है, प्रोप्रेनालोल दिया। ये क्या करता है, इट डज नॉट चेंज, मैं लिख सकता हूं, इट डज नॉट चेंज T4 इंटू T3 डायरेक्टली, ठीक है। ये क्या कर सकता है, डायरेक्टली किसको चेंज नहीं करता, ये T4 को T3 में चेंज नहीं करता। तो मैं लिख सकता हूं
propranolol does not change T4 directly into T3। ये डायरेक्टली T3 को चेंज नहीं करता, T4 को चेंज नहीं करता T3 में। अब T3 क्या नहीं होगा, डायरेक्टली एक्टिंग होता है, जो एक्टिव फॉर्म में रहता है। कैसा होता है, एक्टिव फॉर्म में रहता है। अब एक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगी, T3 की कम हो जाएगी, T4 का लेवल क्या हो जाएगा, ये नॉर्मल हो सकता है, बढ़ सकता है। थायराइड ट्रीटमेंट या जो थायराइड टॉक्सिकोसिस था वो क्या हो सकती है, बहुत हद तक नॉर्मल हो सकती है। उसके बाद आप लोग क्या देख सकते हो बच्चों, प्रोप्रेनोलोल के बाद प्रोपाइल थायोयूरेसिल। प्रोपाइल थायोयूरेसिल भी आप लोग क्या कर सकते हो, दे सकते हो, लेकिन इसके साथ में क्या करना पड़ेगा, आईवी फ्लूइड एडमिनिस्टर आप लोगों को करना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होता है। जो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हुआ था, तो मैं बोल सकता हूं, यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिख लेना आप, इन थायराइड स्टॉर्म इनसेंसिटिव वाटर लॉस। क्या होता है वहां पर, इनसेंसिटिव वाटर लॉस होता है, मतलब वाटर बहुत ज्यादा बाहर की तरफ निकला है, इनसेंसिटिव वाटर लॉस वहां पर देखने को मिलेगा। आईवी फ्लूइड एडमिनिस्टर कर सकते हो टू मेंटेन हाइड्रेशन। किस लिए बच्चों, हाइड्रेशन को मेंटेन करने के लिए। और कौन सा दोगे आप लोग यहाँ पर, या तो आरएल दो या फिर साथ में क्या दे सकते हो आप लोग, एनएस, डीएनएस, या इन सब चीजें देने की रिक्वायरमेंट नहीं है वहां पर। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं तो आप लोग क्या दे सकते हो, देखो थायराइड स्टॉर्म हुआ था, वहां पर क्या हुआ था, हार्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ी थी, अरिथमिया वहां पर हम लोगों को देखने को मिला था। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या बोल सकता हूं आप लोगों को, एंटी एरिथमेटिक मेडिकेशन क्या कर सकते हैं हम लोग, एंटी एरिथमेटिक मेडिकेशन दे सकते हैं। और कौन सी दे सकते हैं बच्चों, यहां पर उसको हम लोग अमायोड्रोन, कौन सी दे सकते हैं, अमायोड्रोन, या फिर मैंने क्या बोला था, इसका नाम क्या आता है, कार्ड्रोन भी हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, यह आप लोग याद रखना। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं, ऐसी कंडीशन में पेशेंट को क्या हो सकता है, एंटी एंजाइटिक ड्रग्स दे सकते हो। कौन सी ड्रग्स दे सकते हो बच्चों अल्टरनेटिव में, कि पेशेंट रिलैक्स हो जाए, एंटी एंजाइटिक ड्रग्स दे सकते हो। डाइजीपाम आप लोग वहां पर क्या कर सकते हो, प्रोवाइड कर सकते हो, जो किस तरह काम करता है, एक बेंजोडाइजेपिन्स का काम करता है। कौन सी कैटेगरी का होता है, बेंजोडाइजेपिन कैटेगरी का यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ये आप लोग याद रखना। मतलब देखो मैंने क्या क्या बोला आप लोगों को, एक तो प्रोप्रेनोलोल के बारे में बताया थायराइड टॉक्सिकोसिस में, थायराइड स्टॉर्म या फिर थायराइड क्राइसिस में। पहली प्रोपाइल थायोरेसिल बताई, पहली प्रोप्रेनोलोल, दूसरी प्रोपाइल थायोरेसिल या पीटीयू, उसके बाद में आईवी फ्लूइड हम लोग दे सकते हैं। उसके बाद फिर मैंने आप लोगों को क्या बोला है, एंटी एरिथमेटिक ड्रग्स में आप लोग क्या देख सकते हो, अमायोड्रोन दे सकते हो। फिर एंटी एंजाइटिक ड्रग्स, कौन सी ड्रग्स बच्चों, एंटी एंजाइटिक ड्रग्स जो आती है हमारे पास, उसमें हम लोग क्या दे सकते हैं, पेशेंट को डाइजीपाम दो, जो कौन सी कैटेगरी का होता है बच्चों, बेंजोडाइजेपिन्स कैटेगरी का होता है। दैट्स ऑल अबाउट योर थायराइड मेडिकेशन। ठीक है, आप लोग इसको याद रखना बच्चों, जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एंटी डायबिटिक मेडिकेशंस के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, एंटी डायबिटिक मेडिकेशंस के बारे में। थैंक यू।